अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से कि शो दैट द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके लिए वो हमने कंप्लीट किया था। उसमें एक टाइम पीरियड वाले जो बात थी वो हमने मिस की थी, उसमें वो हम देखते हैं। पहले ये देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती कौन सी है। वो मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि ऐसी मोशन जो कि जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कौन सी, फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन and always directed towards the main position. This negative sign indicates, ये जो नेगेटिव साइन हमने लगाया है ये क्या बताता है कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन किस तरफ है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, जिसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा था। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि मास अटैच टू स्प्रिंग की बात अगर करें हम, तो एक सपोर्ट हमने ली थी, तो उसके साथ हमने एक मास को अटैच किया था यहाँ पे m। तो ये मास को हम इस तरफ आगे की तरफ फोर्स लगा के आगे डिस्प्लेस करवाते थे, फिर ये छोड़ते थे तो वापस टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता था। ये जो इसकी पोजीशन है ये मेन पोजीशन है, ठीक है। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट करेगा टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो अब देखिएगा जब ये बॉडी यहाँ से मूव करके इधर जाएगी और इधर से मूव करने के बाद वापस मेन पोजीशन पर आएगी और ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन पर रुकेगी नहीं, ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। फिर इसे याद आएगा कि मेरा घर तो पीछे रह गया, तो ये दोबारा वापस अपने घर की तरफ जाने लगेगी। तो जब यहाँ पहुँचेगी तो अब इसकी एक वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जब इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो उसमें हम लिखते हैं अब द टाइम रिक्वायर्ड एज अ टाइम जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट करने के लिए वन राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप यानी एक कंप्लीट जो चक्कर है वो एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इस टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे जो सिंपल टाइम होता है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और जो ऐसा स्पेसिफिक टाइम जो कि टाइम पीरियड कहलाता है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी। और इसका जो फार्मूला है मास अटैच टू अ स्प्रिंग के लिए वो है 2 पाई जो कि कांस्टेंट है m ओवर के। m क्या है, ये मास ऑफ द बॉडी, और k क्या है, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है जो कि डिसाइड करती है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इससे पता क्या चला कि अगर बॉडी का मास डबल हो जाए, अगर बॉडी का मास इस बॉडी का मास डबल हो जाए तो टाइम पीरियड पर क्या इफ़ेक्ट होगा, टाइम पीरियड का और मास का क्या रिलेशन है, स्क्वायर रूट m, ठीक है। अगर हम मास को डबल कर दें तो फिर हमारा टाइम पीरियड जो है कितना बढ़ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट m, यानी इतना टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर k के साथ हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या है, t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट k के। याद रहे कि जो हमारे पास जो रिलेशन है टाइम पीरियड का मास के साथ और k के साथ, तो वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे नहीं है। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मास के, ठीक है, और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द k के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड के बारे में बात हुई। और इसका जो यूनिट है टाइम पीरियड का वो क्या है, सेकंड, ठीक है। सेकंड, कोई भी टाइम हो उसका यूनिट क्या रहेगा, सेकंड। अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक में जो कि साइड पे कॉर्नर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो वो क्या है कि ऐसी डिस्प्लेसमेंट बताएं, ऐसी कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी या किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ आपस में क्या हों, इक्वल हों, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन समझ आ गया होगा उम्मीद है।
कि फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास बॉडी की मेन पोजीशन है और ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये एक्स है, ये क्या है, एक्स, एक्सट्रीम पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट है। तो अब वो आपसे पूछ रहा ये है कि बताएं ज़रा कि किस पोजीशन के ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हमें ये लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम, और मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो पता क्या चला कि अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे जाके क्या, मिनिमम। तो पता क्या चला कि काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पे ज़ीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। तो ये नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता मेन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसको इस तरह देखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है ज़ीरो मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगर हम इसको इस तरह कहें कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम, बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी से वापस मेन पोजीशन की तरफ आएँ, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मेन पोजीशन की तरफ आएँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या कंडीशंस है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो पता क्या चला कि पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में, सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो एक इनके दरमियान एक ऐसी स्टेज आएगी, ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी यानी कि कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो, मिनिमम। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते एक लेवल पे पहुंचेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक पहुंचेगी। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बताना है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, अब सोचने में सोचा ये जाता है, जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कि इन द मिड पॉइंट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। x/√2 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाके हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और याद रहे कि ये जो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बनेगा, 0.707x। तो अब ये 70% ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर जाकर हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये बात याद रखनी है। अब जहन में हमारे फ़ौरन क्या आंसर आता है कि x/2 पर हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल, जो कि गलत है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब इक्वल होती हैं, x/√2 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाके दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके बाद जो हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में अक्सर आता है, जो कि आगे वाले टॉपिक में है लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, कि वो है फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या है, फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। तो उसमें बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन उसमें चंद एक हम यहाँ पे देख रहे हैं, उन एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। पहली जो खसूसियत है वो क्या है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी जो मोशन होनी चाहिए, बेसिक मोशन जो होनी चाहिए, वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड ऑलवेज वाइब्रेट। उसे क्या करना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए। टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करनी चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी, तभी उसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। और किस पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करनी चाहिए, मेन पोजीशन, अबाउट मेन पोजीशन। ठीक है, कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसको वाइब्रेट करना चाहिए अबाउट मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। ठीक है, दूसरा जो उसके जो पास पॉइंट है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये डायरेक्शन से रेलिवेंट है, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखा भी है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द MP। MP का मतलब क्या है, मेन पोजीशन,
टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसकी जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि बॉडी बेशक इस तरफ मूव करे या बॉडी इस तरफ मूव करे, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन के लिए हम इनके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर्स लगाएंगे। लेकिन अब जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, हम इसके लिए क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब याद रहे यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की, तो जब डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो फिर वेक्टर का साइन भी नहीं लगाएंगे और साथ में ये नेगेटिव भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो करता था, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन को। इन द लास्ट जो फोर्थ पोस्टुलेट है, पॉइंट है जो कि हमारे है फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेलिवेंट, वो क्या है कि जब बॉडी जब मेन पोजीशन पे होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम यानी ज़ीरो। ठीक है, तो पता क्या चला कि ये भी एक प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, the velocity of the body executing simple harmonic motion will be ज़ीरो होगी at the extreme position। कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एंड मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा ना पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।